नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले की उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से जांच कराने का दिया आदेश। असम में 30 अक्टूबर से मरियानी, थौरा, भवानीपुर, गोसाईगांव और तमुलपुर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार संपन्न। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए आज अंतिम दिन जमकर किया चुनाव प्रचार। लोअर दिबांग वैली जिले की रोइंग में लगाया गया वित्तीय साक्षरता शिविर। बैंकों के प्रतिनिधियों और विभागीय प्रमुखों ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में लोगों को दी जानकारी। उच्चतम न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले की 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से जांच कराने का आदेश दिया है। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन करेंगे। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में ये समिति जांच करेगी। न्यायालय का कहना है कि हमारे दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही नागरिकों की निजता की रक्षा किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा है कि निजता का अधिकार संवैधानिक सुरक्षा उपायों से बंधा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए निजता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे, उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार हमेशा गरीबों की आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। नई दिल्ली में लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक की समीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि श्री मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इनका लाभ गरीबों और ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में गरीबों की मदद के लिए 19 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई है। बड़े धैर्य से जनता ने फैसला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का शासन सौंपा। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 1 महीने में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और पहली बार कांग्रेस आइडियोलॉजी के बाहर के लोगों को सत्ता करने का मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद, समुद्री डकैत, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर खतरों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि क्षेत्र में इस तरह की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और इससे निपटने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने कहा है कि समुद्री क्षेत्र से संबंधित मामलों में सभी के हित की समाधान ढूंढा जाना चाहिए। श्री सिंह ने कहा है कि भारत समुद्र से संबंधित कानून पर
संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुसार सभी राष्ट्रों के अधिकारों का सम्मान करने के प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अपनी प्रादेशिक जल सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में देश के हितों और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। श्री सिंह ने कहा है कि समुद्र माल ढुलाई, विचारों के आदान प्रदान, नवाचार और देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र का काम करते हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को शिलोंग डिब्रूगढ़ मार्ग पर सीधी उड़ान को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा है कि शिलोंग विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे स्थानों में से एक है और ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा है कि 2014 में पूर्वोत्तर में केवल 6 हवाई अड्डे काम कर रहे थे और अब ये संख्या बढ़कर 15 हो गई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ान संपर्क को बढ़ावा देने के अलावा सरकार अंतिम छोर तक हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। इसे सुनिश्चित करने में के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर नीति के अंतर्गत हेली सेवाओं की शुरुआत की गई। Conrad, that this is the tip of the iceberg. We must do both things. We must promote international connectivity into Shillong. You have an airport with a wonderfully long runway. We should promote international connectivity coming in, as well as promote intrastate connectivity and interstate connectivity, both, on both counts. And I'm glad to learn that the numbers have risen exponentially over the last 2 months. In July of this year, we were having a throughput at the Shillong airport of only 1,341 passengers. And today in September last month, we are close to 4.5x of that number at close to 5,761. And I see this graph continually going up as we provide that connectivity going forward. So today I'd like to thank Indigo, Sanjay Kumar and his full team, Rona Joy, Rahul, all of them, for promoting this connectivity to the northeast, to Shillong. It is our imperative and our thrust to promote connectivity in the northeast. असम में 30 अक्टूबर को मरियानी, थौरा, भवानीपुर, गोसाईगांव और तामुलपुर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और रायजर दल के प्रमुख अखिल गोगोई ने आज अंतिम दिन विभिन्न स्थानों पर रैलियों को संबोधित किया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में मंगलवार को वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया गया। इस शिविर में बैंकों के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना सहित सरकार और बैंकों द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त KN दामो और नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक पार्थो साहा और विभागीय प्रमुखों ने लोगों को वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। जितने भी यहाँ पर आया है, ये सब सारा ये आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के बेनिफिशरीज हैं। और ये बेनिफिशरीज का जो सिलेक्शन हुआ है, इसका लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस था। तो गाइडलाइंस के मुताबिक जितने भी प्रोसीजर्स हैं और उसके अंदर में जितने भी क्वालिफिकेशंस पैरामीटर्स दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए ये अभी बेनिफिशरी सेलेक्ट किया है। तो आज जितने भी बेनिफिशरी सेलेक्ट किया है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बोर्ड बना के सिलेक्शन किया है। तो बोर्ड ने जो नाम रिकमेंड बैंक में किया है, तो बैंक वालों ने आज वो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे इनका स्क्रूटिनी करेगा, फाइनल स्क्रूटिनी।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल आपूर्ति विभाग के ईटानगर सब डिवीजन ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इंदिरा गांधी पार्क के प्रवेश द्वार के पास राजमार्ग के निर्माण के लिए चल रही मिट्टी की कटाई के कारण 27 अक्टूबर यानी आज से 3 दिनों तक के लिए क्षेत्र में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग के अनुसार कॉलोनियों में टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति की जाएगी। विभाग द्वारा लोगों से धैर्य बनाए रखने और सहयोग की अपील की गई। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रहा है। कश्मीर घाटी में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र में हुए पहले हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। स्वतंत्र भारत में ये पहली घटना थी। इस दिन के स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है। सिख रेजिमेंट के पहले बटालियन ने सैनिकों ने इस जीत को अंजाम दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर देश के वीर पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा है कि हमारे पैदल सेनानी अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान को नमन करता है। 75वें इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर रक्षा प्रमुख बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चढ़ाया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी जतींद्र नाथ दास के बारे में। सत्ताईस अक्टूबर क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जतींद्र नाथ दास की जयंती भी है। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के धर्म योद्धा के रूप में जतिन ने कैदियों के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के दौरान जतिन को तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को जतिन ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का युवा दधीची कहा था। विधायक बालो राजा ने कहा है कि क्रादादी जिले के चांबांग गोंगते PMGSY रोड के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा है कि पालिन विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। रोड को जल्दी करना है, तो अकॉर्डिंगली वाले साहब एश्योर किया था कि हम रोड को बना देगा मार्च तक, एंड उसका कुछ पेमेंट बाकी था उसको रिलीज कर दो बोला। देन अकॉर्डिंग हमने डिपार्टमेंट को बात करके पेमेंट को रिलीज कर दिया। तो बाद में हमको पता चला कि फिर वो रोड को पायलट साहब किसी सेकंड पार्टी को बिक्री कर दिया आफ्टर टेकिंग पेमेंट। तो उसको पोलिटा बोल के एक आदमी को बिक्री किया होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपनिदेशक राजभाषा बद्री यादव ने आज ईटानगर में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ आधिकारिक कामकाज में राजभाषा के उपयोग की समीक्षा की। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईटानगर की बैठक में उन्होंने कार्यालय में कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा की। श्री यादव ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से कामकाज में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं और प्रोत्साहन नीति पर भी विचार विमर्श किया। सबसे पहले धारा 3(3) के अनुपालन पर चर्चा की गई। धारा 3(3) के बाद नियम 5 के अनुपालन पर चर्चा की गई। इसके बाद केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों में किस तरह से हिंदी पत्राचार को बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा राजभाषा नियम 11 के तहत रबर स्टैम्प, लेटर हेड,
विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड, नाम पट इत्यादि अनिवार्य रूप से द्विभाषी करने पर भी चर्चा की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।